देखिए, कल कुछ सवाल दिए गए थे। पहला सवाल था कि 3 ओम, 6 ओम और 4 ओम के तार चित्रानुसार जोड़े गए हैं। प्रत्येक तार में उत्पन्न ऊष्मा की दर का अनुपात बताइए। इस तार को R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। इन प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है, तो धारा का अनुपात 2:1 होगा। यानी इससे बने हुई धारा I है तो इससे बने हुई धारा 2I हो गई, यह धारा हो गई 3I। यहाँ से भी धारा 3I बहेगी। उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात H1 संबंधे H2 संबंधे H3 बराबर I2I स्क्वायर इंटू R1 संबंधे I स्क्वायर गुणे R2 I स्क्वायर गुणे R2 संबंधे 3I स्क्वायर गुणे R3 हो गया 4I स्क्वायर गुणे 3 संबंधे I स्क्वायर गुणे 6 संबंधे 9I स्क्वायर गुणे 4। I स्क्वायर का काट दीजिए, 12 संबंधी 6 संबंधी 36 बराबर 2 संबंधी 1 संबंधी 6 से भाग दे दिया। ये उत्पन्न ऊष्मा की दर का अनुपात हो गया। दूसरा सवाल था, एक तापक तार से जल 15 मिनट में उबलता है। हम तापक तार की लंबाई में क्या परिवर्तन कर दें कि जल 10 मिनट में उबले। देखिए, जल की मात्रा नियत है, एक निश्चित मात्रा है कि जल को उबालना है, तो पहले तापक तार से उसको उबालिए, तो जितनी ऊष्मा लगेगी उतना ही ऊष्मा चाहिए आपको दूसरे तापक तार से। तो माना तापक तार का प्रतिरोध बराबर R। T सेकेंड में जल उबलता है, तो आवश्यक ऊष्मा V स्क्वायर बटा R इंटू टी बराबर 15 सेकंड। अब हम तापक तार की लंबाई को घटा दें। 15 मिनट उबल रहा है, जल 15 मिनट उबलता है, तो टी बराबर 15 हो गया, 15 मिनट हो गया। अब हम तार की लंबाई को कम कर देंगे, R घटा दें, विभवांतर तो वही है, ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी और समय का मान कम हो जाएगा। 10 मिनट में जल उबालने के लिए तापक तार की लंबाई, तापक तार का प्रतिरोध बराबर R' करना पड़ता है ताकि जल 10 मिनट उबले। तो आवश्यक ऊष्मा V स्क्वायर बाई R' इंटू T' बराबर 10 मिनट। दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा समान होगी, अतः V स्क्वायर बाई R इंटू T और V स्क्वायर बाई R डैश इंटू T डैश
भी स्क्वायर से कट गया, इसलिए टी डैश बटा टी बटा आर पावर टी डैश बटा आर डैश, या आर डैश बराबर टी डैश बटा टी इंटू आर। टी डैश 10 मिनट, 15 मिनट गुणे आर। तापक तार का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 2/3 हो गया। तापक तार का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 2/3 हो गया। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि आर समानुपाती यल, इसलिए यल डैश बराबर 2/3 यल। तापक तार की लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का 2/3 कर दीजिए, अर्थात तिहाई तार काट के हटा दीजिए, तो तार हमारी जल आपका उबलने लगेगा। तो तापक तार की लंबाई को घटाना पड़ेगा, घटाकर प्रारंभिक लंबाई का 2/3 कर देना पड़ेगा, तो जल उबलने लगेगा। यही 2 सवाल दिए थे। हाँ बोलिए, 100 और क्या था? हाँ 6 वाट और 30 वाट के एक बल्ब को 120 वोल्ट पर जलाने के लिए इसके लिए ऐसा सवाल हम लगवाए थे। 6 वाट कितना है? 6 वाट और 30 वोल्ट। 6 वाट और 30 वोल्ट 30 वोल्ट के एक बल्ब को 120 वोल्ट पर जलाने के लिए 120 वोल्ट पर प्रदीप्त करना है। हाँ, तो उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा? सीधे जोड़ दीजिएगा तो धारा बहुत ज़्यादा बहेगी और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो पहले निकालिए 6 वाट 30 वोल्ट के बल्ब से धारा। 6 वाट 30 वोल्ट के बल्ब से धारा बहाई। P बराबर V इंटू आई। P कितना है? 6 वाट है। V कितना है? 30 वोल्ट है। I हो गया, तो I बराबर 6/30 बराबर 1/5 एम्पियर। बल्ब से बहने वाली धारा कितनी है? 1/5 एम्पियर है। अब आप चाहते हैं इसको 120 वोल्ट बजाना, तो बल्ब के श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लीजिए। R बराबर V बटा आई। V है 30 वोल्ट, I है 1/5, 5 से 15, 150 ओम। बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 150 ओम है। अब यदि इसको 120 वोल्ट पर जाना चाहें तो ये बल्ब हो गया। इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R' जोड़ दीजिए ताकि बहने वाली धारा 1/5 एम्पियर ही रहे। तो 1/5 एम्पियर बराबर 120 बटा R प्लस R'। 1/5 बराबर 120 बटा R 150 प्लस R'। कितना हो जाएगा? 600 बराबर 150 प्लस R'। तो R' बराबर 600 माइनस 150, अब कितना? 450 नहीं हो गया। जब इस तरह का सवाल बताए थे तो एक तरीका और बताए थे। जैसे 120 वोल्ट पर आपने बढ़ा जोड़ा है, पेट्रोल R' आपने लगा दिया है, तो यहाँ वोल्टेज कितना चाहिए? 30 वोल्ट।
यहाँ वोल्टेज कितना चाहिए? 30 वोल्ट तो ठीक ठाक जलेगा। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। कितना बल्ब लगा है? ये आपने बल्ब लगा दिया, ये प्रतिरोध RS लग गया, यह बल्ब ठीक ठाक जले, इसलिए ज़रूरी है कि इसके सिरे का विभवांतर 30 वोल्ट हो। तो 120 वोल्ट में से 30 वोल्ट तो बल्ब को मिल गया, शेष वोल्टेज जहाँ आया यह वोल्टेज हो गया 90 वोल्ट। प्रतिरोध R के सिरे का विभवांतर 90 वोल्ट हो गया। धारा कितनी है? 1/5 एम्पियर। तो R' बराबर 90/1/5, 450। यही 3 सवाल दिए गए थे। व्हाट्सएप पर 2 सवाल पूछे गए हैं। अब व्हाट्सएप खोलें तो पता चलेगा। तो व्हाट्सएप खोलना, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2। मान लीजिए यह है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो परिपथ को यहाँ से तोड़ के निकाल लीजिए, बिंदु C और D हो गया। यदि हम इसको यहाँ से काट के हटा दें तब भी परिपथ उतना ही वही बनता है जो प्रारंभ में था। तो हम मान लेते हैं कि ए व बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। तो माना ए तथा बी का तुल्य प्रतिरोध बराबर R। अतः C व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर R। नहीं हो गया? ऐसा सवाल हमने कैपेसिटर में बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था। अरे बताए थे, हमको याद है। और सब बताए थे कि गूंजर की एक टांग टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हटा दें तो प्रतिरोध के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चित्र हो गया R1, R2 और ये तुल्य प्रतिरोध हो गया R। ये बिंदु C और D है, ये बिंदु A व B है। ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध R है। C व D के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बराबर R', 1/R' बराबर 1/R2 प्लस 1/R। R2 है 2, 1/2 प्लस 1/R बराबर R प्लस 2/R, R प्लस 2/2R। तो अब हम R' बराबर कितना हो गया? 2R/R प्लस 2 हो गया ना। अब हम ये प्रतिरोध R ले लिया और R1 हो गया जो 1 ओम है, और ये R' हो गया जिसका मान है 2R/R प्लस 2। ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध R है, जैसा आपने मान लिया है। तो अब ये हो गया ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R', R1 प्लस R', बराबर 1 धन R प्लस 2। बराबर कितना हो गया?
3r प्लस 2 बटा r प्लस 2। 3r प्लस 2 बटा r प्लस 2 बराबर r, या r स्क्वायर प्लस 2r और 3r प्लस 2, या r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करके r का मान निकाल लीजिए। तो r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 बराबर 0। या r का मान ले लें, इसको लेंगे तो आप और ऋण एक आ जाएगा, जो संभव नहीं है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम हो गया। क्या समझ में? तो सबको R मान लेते हैं, जो लास्ट में अनंत श्रेणी जाती है उसका R हो गया ना। अब एक सवाल और था, देखिए आप मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर्स हैं, तो यह सवाल कैपेसिटर भी बन सकता है, ऐसा ही सवाल। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का जो नियम आपको हमने कैपेसिटर में लिखवाया था, व्हीटस्टोन सेतु का वही नियम जो सरल परिपथ वाले चैप्टर में है, वैद्युत प्रतिरोधों पर भी लागू होता है। यानी 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में जोड़ दें, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में जोड़ दें, R1, R2, R3 और R4। तो यदि R1 बराबर R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4, तो बिंदु C व D समान विभव पर होंगे, इसलिए इस प्रतिरोध तार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है परिपथ में। आई बात समझ में? तो देखिए इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर। एक यह बिंदु A है तो यह बिंदु भी तो A हो गया, यह बिंदु B है तो यह बिंदु भी B हो गया, और इस बिंदु को आप C ले लीजिए, इस बिंदु को D ले लीजिए। तो A, C, D, B 4 बिंदु मिल गए आपको, 4 बिंदु मिले ना। तो अब ये बिंदु A हो गया, ये R हो गया प्रतिरोध, ये बिंदु C हो गया, ये C और D है, ये ले लिया, D और B है, D और B है, तो ये बिंदु हो गया, और बीच में C A हो गया, C हो गया, D हो गया। बीच में A और B के बीच में प्रतिरोध R है। C व B के बीच में ये प्रतिरोध है,
गड़बड़ हो रहा है कहीं। यह बिंदु बी हो गया तो यह बिंदु भी बी हो गया, यह बिंदु भी बी हो गया, तो तीनों बिंदु बी हो गए। तो यह हो गया आर, यह हो गया आर, यह हो गया आर, और यह भी हो गया आर। अब थोड़े कर बताएंगे इसको। क्या तो आज बताओ, चालू है। कल हमने आप लोगों को एक मौखिक सूचना भेजा था, हैं? लेकिन व्हाट्सएप से जुड़े किसी लोगों की कोई प्रतिक्रिया, 2-3 लड़कों को छोड़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब साफ है, इसलिए अब कल से बंद रहेगा। कल से बंद, आगे देखा जाएगा जैसी आप लोगों की इच्छा होगी।